नई उम्मीदों के पंख लिए, आशाओं को संग लिए, चलो उड़ते हैं नील गगन में नई भोर का शौर लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे मॉर्निंग शो नया सवेरा में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। शुक्रिया संध्या, सुप्रभात आपको। और इस नए लुक के साथ हम लगातार आपके पास नई खबरों को लेकर आते हैं। आज बात होगी नए भारत के साथ साथ जो प्रेस रिपोर्ट्स, और साथ ही हम जानेंगे कि आर्थिक विकास के पथ पर कैसे अग्रसर हो रहा है भारत, खेल जगत में क्या हिट है और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट, इस पर भी करेंगे चर्चा। बिल्कुल आंचल, और साथ ही साथ टिकटॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी, क्योंकि देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है वो भी हमारे दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। और आज के दिन में क्या कुछ खास होने वाला है वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल, तो इसी की शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को देंगे 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं। गंगा नदी पर औटा सिमरिया पुल परियोजना का करेंगे उद्घाटन। नई ट्रेन सेवाओं को भी दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल को देंगे 5,200 करोड़ रुपए की विकास की सौगात। कोलकाता में 3 मेट्रो लाइन की करेंगे शुरुआत। भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच करेंगे रैली। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा आदेश। पिछले आदेश में कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। जीएसटी काउंसिल के मंत्री समूह ने 5% और 18% के 2 स्लैब जीएसटी के प्रस्ताव को किया मंजूर। अंतिम निर्णय के लिए अगले महीने होगी परिषद की बैठक। और खेल की खबरों में कजाकिस्तान में जारी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन। एयर राइफल मेंस टीम इवेंट में चीन को पछाड़ भारत ने जीता स्वर्ण। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज बिहार में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं संध्या, और इसमें औटा सिमरिया पुल परियोजना का भी उद्घाटन शामिल है। बिल्कुल, और उसके साथ साथ आपको ये बताएं कि ये पुल जो है वो मोकामा और बेगूसराय को जोड़ेगा और इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन भी आसान हो जाएगा। आंचल, लंबे समय से जिसकी दरकार थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसका उद्घाटन करने वाले हैं। बिल्कुल, आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। कनेक्टिविटी में सुधार की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 8.15 किलोमीटर लंबी मोकामा के औटा से सिमरिया बेगूसराय पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें गंगा नदी पर 1,870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल भी शामिल है। ये पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा। ये पुल केवल देखने में जापान जैसा नहीं लगता है, बल्कि मेरी जानकारी में देश में गंगा पर पहला 6 लेन पुल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017-18 में इसका शिलान्यास किया और अभी इसका उद्घाटन हो रहा है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को और पूरे उत्तर प्रदेश का है या दिल्ली, सबको जोड़ने वाला ये पुल है। ये पुल पुराने 2 लेन वाले जर्जर रेल सह सड़क पुल राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है, जिसकी हालत खराब होने के कारण भारी वाहनों को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। ये नया पुल उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के क्षेत्रों के बीच आवागमन करने वाले भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की अतिरिक्त दूरी की यात्रा को कम करेगा। इससे क्षेत्र के अन्य हिस्सों में वाहनों को रास्ता बदलने के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को भी कम करने में मदद मिलेगी। बहुत फायदा है। पहले तो उस पर से जाते थे पुराना वाला ब्रिज से, तो जाम बहुत ज्यादा लगता था। अब तो हम लोग को अच्छा, इसमें अच्छा दिख रहा है सब कुछ। अभी फायदा है कि अब सुविधा है कि आने जाने में सही है। काफी अच्छा लग रहा है
और हम कहते हैं कि मोदी जी इसी तरह से हमारे बेगूसराय को कुछ तो देते जाएं। काफ़ी अच्छा चीज़ दिए हैं बेगूसराय के लिए। भारी लाभ पहुंचाया है, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पुल के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों विशेषकर उत्तर बिहार में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो आवश्यक कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दक्षिण बिहार और झारखंड पर निर्भर हैं। इससे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सिमरिया धाम तक बेहतर संपर्क सुविधा भी उपलब्ध होगी, जो प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर की जन्म स्थली भी है। निश्चित तौर पर संत का जहाँ सुहागमन होता है तो ये केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, विशुद्ध संत भी, तो सर्वांगीण विकास यहाँ होना ही है। प्रधानमंत्री लगभग 1900 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के बख्तियारपुर से मोकामा तक 4 लेन वाले खंड का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी, यात्रा में समय कम लगेगा और यात्रियों के आवागमन और माल ढुलाई में आसानी होगी। गंगा पर बने इस 6 लेन ब्रिज ने कहीं न कहीं बिहार की तरक्की की इबारत लिखनी शुरू कर दी है, क्योंकि न सिर्फ यह ब्रिज उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा, बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों तक इस ब्रिज की पहुंच होगी, जिससे उद्योग, व्यापार, धंधे जहां सर चढ़कर बोलेंगे, वहीं नेपाल तक की यात्रा भी सुगम हो जाएगी। कैमरामैन राधे कृष्ण और अपने सहयोगी निश्चल के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, सिमरिया, बेगूसराय। तो संजय, जब इस पुल को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो मिटती हुई नजर आएंगी, कनेक्टिविटी के लिहाज से, और एकजुट होता हुआ नजर आएगा बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर के मायनों से। बिल्कुल आंचल, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो लोगों का आवागमन होगा वो भी सुलभ हो पाएगा। जिस तरह से हम अपने दर्शकों को अभी रिपोर्ट में भी बता रहे थे कि इसके बाद से किस तरह से लोगों को परिवहन में सुगमता होगी और साथ ही साथ पर्यटन को भी किस तरह से बढ़ावा मिलेगा, बिजनेस को किस तरह से बढ़ावा मिल सकेगा। वहीं प्रधानमंत्री आज बिहार के गया जी में भी हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं और साथ ही साथ शिलान्यास भी। इनमें बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के गया जी पहुंचेंगे 13,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के उपहार के साथ। राज्य में बिजली क्षेत्र से जुड़े इंफ्रा को मजबूत करते हुए पीएम बक्सर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इससे बिजली उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे बिजली की बढ़ती मांग के अनुसार आपूर्ति में मदद मिलेगी। बिहार की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में बक्सर थर्मल पावर प्लांट को अहम माना जा रहा है। इससे राज्य को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। 1320 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी है और 660 के 2 यूनिट्स हैं। इसकी जो लागत है अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ के आसपास है और इससे जो बिजली पैदा होगी अराउंड 9850 मिलियन यूनिट्स रहेगी, जिसकी 85% जो पावर है वो बिहार सरकार को जाएगी। पीएम नई रेल सेवाओं का उपहार भी देने जा रहे हैं। पीएम 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा और वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन सेवा शामिल है। बौद्ध सर्किट ट्रेन सेवा से प्रमुख बौद्ध स्थलों में पर्यटन और धार्मिक यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। पीएम कय्यन ने विकास परियोजनाओं की शुरुआत के साथ साथ एक विशाल जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन मगध की धरती गया जी पर होने जा रहा है। यहाँ 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, सड़क, रेलवे, आवास, ग्रामीण एवं शहरी अवसंरचना, कैंसर केयर और एकीकृत नदी संरक्षण परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, फ्लैग ऑफ एवं गृह प्रवेश किया जाएगा। कैमरामैन विनोद के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, गया जी। बिहार के लिए बड़ा दिन है आज अगर हम देखें संध्या, क्योंकि कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम परियोजनाएं और जिस पुल का जिक्र हमने किया वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है कनेक्टिविटी के लिहाज से। बिल्कुल आंचल, और ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें या जिस तरह से रेल की बात कर लें, जो असंख्य यात्रियों को जोड़ने का काम करते हैं, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि सड़क के साथ साथ रेल भी किस तरह से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। और हमारे 2 संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, कुमार आलोक इस वक्त गया जी से और राजेश राज सिमरिया से। सबसे पहले कुमार आपके पास आएंगे। हमने आपकी रिपोर्ट देखी, गया जी की अगर बात की जाए तो सड़क कनेक्टिविटी के लिहाज से तमाम जिन परियोजनाओं को आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री, ये अपने आप में बिहार को आर्थिक प्रगति के साथ साथ पर्यटन के लिहाज से भी
बहुत बड़ा बूस्टर डोज होगा। जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर 13,000 करोड़ से भी अधिक जो योजनाएं, विभिन्न तरह की योजनाएं हैं, उसके लिए पैसे खर्च किए गए हैं। और विकास की जो मानक हैं, खासकर हम रेलवे की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की हम बात करें, ग्रामीण स्वास्थ्य की हम बात करें, अर्बन डेवलपमेंट की हम बात करें, तो इन सब पर कुल 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का यहाँ पर शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा, फ्लैग ऑफ होगा। तो मगध की धरती पर जब हम गया जी हैं, आपको पता है बगल में ही बोध गया है, महात्मा बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और गया के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहानाबाद हुआ, चाहे आप औरंगाबाद को देखें, चाहे सासाराम को देखें, तो इन सारे जिलों को आज प्रधानमंत्री अपनी ओर से नई सौगात देंगे। और खासकर 2 अमृत भारत ट्रेन का भी परिचालन की शुरुआत यहाँ से आज प्रधानमंत्री फ्लैग ऑफ करेंगे। और जो राजनीतिक अगर हम बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो अगर आप लोकसभा चुनाव को अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन इन मगध क्षेत्र में खासकर हम बात करें, अगर गया को छोड़ दें, जहाँ से सीताराम मांझी यहाँ से सांसद हैं, गया को छोड़ दें, अगर सासाराम को देखें, अगर हम औरंगाबाद को देखें, अगर हम जहानाबाद को देखें, अगर हम काराकाट को देखें, अगर हम आरा को देखें, अगर हम पाटलिपुत्र को देखें, यहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। और यही कारण है कि पॉलिटिकल रूप से भी आज की जो रैली है प्रधानमंत्री की, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि अभी 8:15 हुआ है और पूरा का पूरा मैदान आप देखिए, जो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ के आया है। और ऐसी आशा की जा रही है कि 5 लाख से भी अधिक लोग यहाँ प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आएंगे। बिल्कुल, तो बिजली, सड़क की बात हो, शहरी विकास की बात हो, तमाम सौगातें लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं। राजेश राज हमारे संवाददाता सिमरिया से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, मॉनसून का भले ही समय है, लेकिन बिहार में आज बहार का समय है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम परियोजनाओं के साथ आज सिमरिया पहुंचेंगे, बिहार पहुंचेंगे और तमाम योजनाओं की शुरुआत करेंगे, शिलान्यास और उद्घाटन भी होगा। बिल्कुल सही कहा संध्या आपने कि यह जो सिमरिया की जो भूमि है, सिमरिया राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि है। और यहाँ पर जो बेगूसराय ज़िला है, ये एक आर्थिक राजधानी है, जहाँ पर 4 से 5 बड़ी इंडस्ट्री है। फर्टिलाइजर, वाइल्ड रिफाइनरी, एनटीपीसी, सुधा डेयरी, वरुण बेवरेज, पेप्सी, इथेनॉल की फैक्ट्रियाँ और छोटे बड़े कार्बन की फैक्ट्रियों को अगर हम गिन लें तो तकरीबन 50 से ज़्यादा उद्योग सिर्फ बेगूसराय में हैं। और यह दिनकर की भूमि है, श्री बाबू की कर्म भूमि है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें तो बेगूसराय आर्थिक राजधानी है बिहार की। और यहाँ पर पुल जो राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर जो ब्रिज था, उसके जर्जर हो जाने की वजह से यहाँ पर लोगों का आवागमन कम हो गया था। खासकर दक्षिण बिहार के लोग उत्तर बिहार नहीं आ पाते थे। नेपाल जो है बगल में है, नेपाल के लोगों को भी यहाँ पर पहुँचने में या यहाँ के लोगों को नेपाल जाने में दिक्कत थी। लेकिन इस ब्रिज के निर्माण से अब उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की सिर्फ दूरियाँ नहीं घटेंगी, बल्कि नॉर्थ ईस्ट का ये गेटवे कहा जाता है। जैसा कि यहाँ के माननीय सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि यह नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। यहीं से नॉर्थ ईस्ट के लिए सिलीगुड़ी, कुछ बिहार, कटिहार, पूर्णिया होते हुए लोग नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करते हैं, सिक्किम जाते हैं, दार्जिलिंग और कुछ बिहार, तमाम जगहों की यात्रा करते हैं। तो इस ब्रिज के निर्माण से कहीं ना कहीं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जिस पूर्वोदय के विकास की बात प्रधानमंत्री करते रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा ये द्वार खुलेगा। और बेगूसराय क्रांति की भी भूमि है, यह कई आंदोलनों का गवाह रही है, जेपी आंदोलन का गवाह रही है। और यही वजह है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने जेपी आंदोलन के वक्त कविता लिखी थी कि सदियों की ठंडी बुझी, राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। तो निश्चित तौर पर दिनकर याद किए जा रहे हैं सिमरिया में, दिनकर याद किए जा रहे हैं बेगूसराय में, संपूर्ण बिहार में, कि उनकी कविताओं से ओज और ऊर्जा पाकर आज भारत सरकार ने इस ब्रिज का निर्माण कराया है, जो कहीं ना कहीं दिनकर के सपनों को साकार कर रहा है। बिल्कुल, और इसी सपनों को साकार करने के लिहाज से जब हम पूरे
विश्व में भारत के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो विकास शुरू होता है जब आप बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हैं, और इसका ही एक सटीक और मुफीद उदाहरण हम आज देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो संध्या, अगर आप बेगूसराय से अगर हम पटना जाना चाहते हैं तो जहां 3-3.5 घंटे लगा करते थे, इस पुल के निर्माण के बाद अब 1.5 घंटा लगेगा। यानी पर्यटन और आर्थिक जीविका कमाने वाले वो लोग जो बेगूसराय से, क्योंकि राजधानी है पटना, अगर वहां जाते हैं तो उनके लिए टाइम इज मनी, समय की बचत होगी। और देखो आंचल, क्या है ना कि ये ब्रिज ना केवल रास्तों को जोड़ेगा बल्कि संस्कृतियों को भी जोड़ने का काम करेगा। तमाम जो अलग अलग जगह की संस्कृति है उसको भी जोड़ेगा। तो जो एक ब्रिज है, सही मायनों में जो इसका नाम है ना, वो सार्थक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज इसका उद्घाटन और करेंगे। ये भी बहुत अहम है वंदना कि जो समय निर्धारित किया गया 2017 में इसका शिलान्यास किया गया और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री खुद आज कर रहे हैं। यानी कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल विल आपको चाहिए होती है, आपकी अगर नीतियाँ सच्ची हैं तो नियति भी आपका साथ देती है। और कुछ ऐसा ही आज पश्चिम बंगाल में भी होने वाला है। तो सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के लिए भी आज बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री आज बिहार के बाद जब कोलकाता में होंगे तो वहाँ वो संध्या 5,200 करोड़ रुपए से जो अधिक के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी शुरुआत करने वाले हैं। पहले रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर चलेंगे हमारे ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्टर हैं उनके पास। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और विकसित शहरी संपर्क के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोलकाता में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 13.61 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया जाएगा और इन मार्गों पर मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा। पीएम मोदी जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन जाएंगे, जहां वो जेसोर रोड से नोआपाड़ा जय हिंद विमान बंदर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो सियालदा एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलेघाटा हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वेस्ट बंगाल का अर्बन से जो लोग आते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल। हम लोग तो ठीक है, चलिए पर्सनल कन्वीनियंस ऑटो वगैरह में निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग जो आते हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम भी ये लोग पहुंच जाएगा इधर से उधर। इधर से तो बस में जाना बहुत टाइम लगता है, अभी तो टाइम भी कम लगेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत दिनों का सपना है, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और भी होगा सामने, इसलिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जनाता है। ये तो हम लोग का खूब शुभकामना है, मोदी जी आ रहे हैं, मेरा प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो हम लोग को लेकर खूब शुभ बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5200 करोड़ की सौगातें देने आ रहे हैं, जिसमें रोड कनेक्टिविटी से लेकर मेट्रो परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सिटी ऑफ जॉय को और भी आनंदमय बनाने वाला है। क्षेत्र में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 7.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। ये हावड़ा, आसपास के ग्रामीण इलाकों और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। तापस भट्टाचार्य और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आंचल, जैसा कि आपने कहा था कि रिपोर्ट के बाद हम अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे, तो सीधे अपने संवाददाता का ही रुख कर लेते हैं। निशांत राय कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के बाद कोलकाता का रुख करेंगे। किस तरह से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर आने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां खाली हाथ नहीं आएंगे। पश्चिम बंगाल के लिए तमाम सौगातें लेकर के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे आज। नरेंद्र मोदी शाम तक पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, लेकिन लगभग 5200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मेट्रो कनेक्टिविटी कोलकाता में और ज़्यादा मजबूत होगी। जसोरा मेट्रो स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, वहां से 2 अन्य मेट्रो रूट को भी हरी झंडी दिखलाएंगे और कोलकाता को जो जिस तरीके से जाम लगता है, मेट्रो लोगों को राहत देने वाली पूरी तरीके से बन जाएगी। और लोगों में कल हमने देखा कि बहुत खुशी और उमंग है कि कोलकाता में मेट्रो की जो 3 नई लाइन शुरू हो रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोड कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है जब जब प्रधानमंत्री बंगाल आते हैं, इससे पहले पिछली बार भी आए थे तो उन्होंने 5,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। इस बार 5200 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का बंगाल आना, बंगाल की जनता को एक बड़ा तोहफा मिलना लगभग तय हो जाता है। और फिर आज भी कुछ इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पर्यटन के लिहाज से इस दौरे को कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है निशांत? देखिए, प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल आना ये दिखलाता है कि किस तरीके से केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ बंगाल को तरजीह देती है। और पिछली बार हम याद करेंगे जब प्रधानमंत्री जुलाई में आए थे तो उन्होंने स्पष्ट एक यहाँ की टीएमसी सरकार को चेतावनी दी थी, जो घुसपैठिए लगातार बंगाल में आ रहे हैं उनको पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। और इसके अलावा इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए थे तो उन्होंने कट और कमीशन की बात की गई थी टीएमसी नेताओं के द्वारा जो लिए जाते हैं विकास योजनाओं। और बंगाल में जिस तरीके से राज्य स्तर पर बदहाली है उसको दूर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। कल हमारी जब यहाँ स्थानीय लोगों से बात हो रही थी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि केंद्र सरकार की योजनाएं तो हमें धरातल पर नजर आती हैं लेकिन राज्य सरकार की योजनाएं दिखाई नहीं देती हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि केंद्र सरकार की लगातार कोशिश है कि बंगाल की तस्वीर को बदला जाए, बंगाल को विकास की धारा के साथ जोड़ा जाए, लेकिन स्थितियां यहाँ की राज्य सरकार की वजह से कहीं ना कहीं अभी भी मजबूत नहीं हो पा रही। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल का दौरा करते हैं तो यहाँ के लोगों को उनसे अच्छी खासी उम्मीदें जुड़ जाती हैं। बिल्कुल निशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो दौरा करने वाले हैं उसमें तमाम विकास परियोजनाएं तो अपने साथ लेकर के जा ही रहे हैं, साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। किस तरह से उत्साह देख पा रहे हैं आप पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री के 3 कार्यक्रम हैं। पहले उनका जसोया मेट्रो स्टेशन पर जाकर वहां पर मेट्रो परियोजनाओं को हरी झंडी दिखलाना, फिर उसके बाद वो एक सरकारी कार्यक्रम में जाएंगे जिसमें रोड कनेक्टिविटी को लेकर उद्घाटन का कार्य होगा। और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे और एक रैली को संबोधित करेंगे। चूँकि कलकत्ता में बारिश का मौसम है और बारिश में जो दमदम इलाका है वहाँ पर पानी भरने की बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि कल से ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैनर पोस्टर जो है वो दमदम इलाके में लग रहे थे तो लोगों में उत्साह नजर आ रहा था। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी कठिन परिस्थितियों में भी लोगों का एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलकत्ता में अगर बात करें जाए तो लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा अहमियत है। बिल्कुल, बूथ लेवल पर कैसे वर्कर्स के साथ जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनमें ऊर्जा का संचार प्रधानमंत्री आज संवाद के साथ करेंगे और साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। बहुत बहुत शुक्रिया निशान इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त जोर से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ के इस खास शो पर जारी रहेगा। जुड़े रहिए, जल्द लौटते हैं। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे? तुम मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। एक और प्रगतिशील भारत तेज और चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का साक्षी बन रहा है, वहीं कुछ स्थानों पर अतिक्रमण आवाजाही में बाधा बन रहे हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप आपको सशक्त बनाता है। बस एक टैप में शिकायत दर्ज करें, फोटो को जियो टैग करें और शिकायत की स्थिति ट्रैक करें और समाधान पाएं। राजमार्ग यात्रा ऐप पर फास्ट टैग रिचार्ज और वार्षिक पास एक्टिवेट करें और नजदीकी अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट की जानकारी भी पाएं। ओवर स्पीडिंग अलर्ट के साथ रहें सुरक्षित। राजमार्ग यात्रा ऐप पर हाईवे अतिक्रमण रिपोर्ट करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। मेरी पसंद। मेरी पसंद।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जिस तरह से मेरी सहयोगी आंचल ने आपको कहा था कि ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रखेंगे, तो आइए आपको बता दें कि बिहार में SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। इससे पहले पिछले सप्ताह की अगर बात की जाए तो लगातार 3 दिन तक सुनवाई के बाद अदालत ने एक अंतरिम आदेश दिया था और इसमें कहा था कि निर्वाचन आयोग उन 65 लाख लोगों की लिस्ट जारी करे जिन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जगह नहीं दी गई है। और साथ ही ये भी कहा गया कि वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए आधार कार्ड को भी मान्य किया जाएगा। चुनाव आयोग को ये काम 19 अगस्त शाम 5 बजे तक पूरा करने के लिए कहा गया। इसके बाद आयोग ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए दोनों बिंदुओं पर काम शुरू किया और समय से पहले ही 65 लाख लोगों की सूची सार्वजनिक कर दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच में ये मामला चल रहा है। आपको बताएं कि अब आज की सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने कल सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए जानकारी दी है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए 65 लाख वोटर्स की बूथवार लिस्ट वेबसाइट पर डाली गई है। और वहीं सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो वेबसाइट पर ये जो लिस्ट है उसे डाली गई। सभी अधिकारियों से इस रिपोर्ट में के बारे में रिपोर्ट दी गई और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए लोगों की लिस्ट जो पंचायत भवन है, जो BDOs हैं, उनके दफ्तर के डिस्प्ले बोर्ड पर चस्पा दी गई। अब लिस्ट में उन तमाम कारकों या हम कहें कारणों का भी उल्लेख किया गया जिनके चलते लोगों का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। मसलन वोटर की मौत होने या डुप्लीकेट एंट्री या फिर अगर उसने घर बदल लिया हो। वहीं आयोग की ओर से सूचना का प्रचार प्रसार भी किया गया कि ऐसी लिस्ट पब्लिश की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबारों, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी गई है। पब्लिक नोटिस में भी इस बात की जानकारी दी गई कि लिस्ट में छूट गए लोग आधार कार्ड के साथ अपना दावा कर सकते हैं। और इसी बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। विकास सारथी जुड़ रहे हैं और मधुरै जुड़ रहे हैं पटना से। विकास, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरह से SIR के मुद्दे पर ये सुप्रीम सुनवाई होनी है, क्या कुछ कोर्ट में आज हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार कोर्ट की टिप्पणियां काफी अहम हो रही हैं इस पूरे मामले को लेकर। अचल, मुख्य तौर पर कल जो एक जवाब या आप ये कहें कि जो जानकारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, वो कंप्लायंस को लेकर के है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला आदेश था उस पर क्या उसका अनुपालन किया है चुनाव आयोग ने। तो वो सारी जानकारी कल शाम को दे दी गई थी सुप्रीम कोर्ट को कि जिस तरह का डायरेक्शन था, जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर बूथवार ऐसे लोगों की लिस्ट डाल दी गई है जिनका नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं था। अब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के भी क्या कुछ आपत्ति है याचिकाकर्ताओं की, वो आज स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कल देर रात तक ये पूरा जो चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई थी वो देर रात दी गई थी। तो अभी याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है इस पर ये देखना होगा। अगर अब भी उनके कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, अब भी उनकी कुछ आपत्तियां हैं, तो वो आज सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और उन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बड़ी जो 2 मुख्य बातें थी वो ये कही थी कि पहला, आप जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर बूथवार नाम दीजिए ऐसे लोगों का जो ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है और उनको क्यों नहीं शामिल किया गया वो कारण भी दीजिए। तो ये दोनों ही चीजों का अनुपालन चुनाव आयोग ने कर दिया है। अब इसके बाद भी क्या कुछ ग्रीवांसेस रह गए हैं याचिकाकर्ताओं के, वो आज की सुनवाई में साफ होगा। आंचल, और साथ ही पटना से मधुरेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, पटना की ताज़ा स्थिति की अगर हम बात करें तो किस तरह से आपको ये पूरा SIR का जो मसला है वो नज़र आ रहा है? क्योंकि 65 लाख मतदाताओं की जो बात हो रही है, सामने देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों की, अगर मुख्य पार्टियों की बात करें तो एजेंट्स की तरफ से किसी तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। समय से पहले चुनाव आयोग अपना काम लगातार पूरा करता जा रहा है।
हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार में चुनाव आयोग काफी एक्टिव है और डे वन से जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस वक्त से ही काफी एक्टिव है और बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का जो विश्वास है वो एसआईआर में था, तभी उन्होंने फॉर्म फिल किया। एसआईआर के लिए जो फॉर्म दिया गया था उसको फिल किया और उसके बाद 65 लाख लोग ऐसे पाए गए जो कि मृत थे या फिर अपने पते पर नहीं थे और या उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड था जिनका लिस्ट अब निश्चित रूप से सार्वजनिक कर दिया गया है और बूथ पे चिपका दिया गया है। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो एक बूथ पे बहुत ज्यादा संख्या नहीं है लोगों की जिनका नाम काटा गया है। ऐसे में आम लोगों को कोई बहुत बड़ी समस्या होती हुई दिख नहीं रही है, जबकि बिहार में राहुल गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार आज 6ठे दिन वोट अधिकार यात्रा पर हैं और आज मुंगेर से यात्रा निकलेगी और रात में नवगछिया जाकर के वो लोग विश्राम करेंगे। इस बीच में आज भागलपुर में एक बड़ा रोड शो भी वो करने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी जो भी एविडेंस लेकर के आ रहे हैं, जिन लोगों को भी सामने लेकर के आ रहे हैं कि भाई साहब इनका नाम कट गया है, चुनाव आयोग विद इन 24 आवर 24 घंटे के अंदर में उन लोगों का जो मतदाता सूची में क्रम है वो बता दे रही है। इसके साथ ही उनका वीडियो भी एविडेंस भी जारी कर दे रही है कि उनका नाम अवेलेबल है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका भी अब मनोबल थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। यही कारण है शायद कि कल तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा में फिर से अपना जो पुराना एजेंडा था रोजगार का, नौकरी का और शिक्षा का, इन सब को लेकर के वो फिर से वापस से स्टेटमेंट देने लगे। हालांकि अब देखना ये है कि जो यात्रा आगे की है वो किस तरीके से चलती है, क्योंकि आगे की जो यात्रा है उसमें 28 तारीख से अखिलेश यादव भी शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि एसआईआर का जो मुद्दा था वो बिहार से लेकर सुप्रीम कोर्ट और संसद तक गरमाता हुआ नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका भी और मधुरेश आपका इन तमाम जानकारियों को इस वक्त साझा करने के लिए। और वहीं एक और मुद्दा जो इस वक्त सुर्खियों में है, दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाया जाए या नहीं, ये मुद्दा आजकल चर्चा का विषय है। और संध्या, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट आज कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। और बिल्कुल आपको बताएं कि इससे पहले कोर्ट ने पिछले सप्ताह दिए एक आदेश में ये कहा था कि सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के लिए अलग से शेल्टर होम बनाया जाए। लेकिन कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गईं और मांग की गई कि कोर्ट अपने इस फैसले को वापस ले ले। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया था कि 2024 में लगभग 37.15 लाख डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए हैं, यानी प्रतिदिन करीब 10,000 आंचल। हम देखते हैं कि लगातार किस तरह से बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों और किस तरह से डॉग उनको निशाना बनाते हैं, यानी कि कुत्ते किस तरह से उन्हें निशाना बनाते हैं। और यही वजह है कि इसीलिए ये पूरा जो मसला है अब सड़कों पर गूंज रहा है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी है। बिल्कुल, और कोर्ट में लोगों की बढ़ती याचिकाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 3 जजों की एक नई बेंच का गठन किया। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में डॉग बाइट और रेबीज की बढ़ती घटनाओं पर भी चिंता जताई है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विकास सारथी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विकास, हालांकि दिल्ली एनसीआर में जो आवारा कुत्तों का मामला है, आज उस पर कुछ बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, लेकिन खास तौर पर जो पशु प्रेमी हैं वो जिस तरह से इसको लेकर सड़कों पर उतरे, इसके लिए अलग जजों की पीठ का गठन किया गया, तो ये मामला अपने आप में काफी अहम होता हुआ। बिल्कुल आंचल, आप जैसा बताया आपने कि 2 जजों की एक बेंच ने एक आदेश दिया था हाल में, जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने, और उन्होंने ये कहा था कि हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रही हैं और जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं ये लोग खासतौर से इसका शिकार हो रहे हैं। कोर्ट एक मीडिया में आई खबर का संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी रेबीज के चलते, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया गया था। उसके बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की और ये डायरेक्शन दी गई थी दिल्ली और आसपास के जो चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, गुरुग्राम हो, इन लोगों को ये कहा गया था कि जो यहाँ पर संबंधित विभाग हैं वो ये सुनिश्चित करें कि सड़कों पर इस तरह स्ट्रीट डॉग्स ना दिखें, इनको जल्द से जल्द पकड़ के शेल्टर होम में डाला जाए। जो प्रक्रिया है वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन, वो सब होना चाहिए, लेकिन सड़कों पर इन्हें नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि लगातार बच्चों में खासतौर से इसको लेकर के भय का माहौल है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी पेश हुए थे इसमें सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की ओर से। उन्होंने भी ये कहा था कि इस कदर लोगों में खौफ है कि बच्चे शाम को खेलने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते, जो कि उनके डेवलपमेंट का एक जरूरी हिस्सा है। तो ये यहाँ पर इस तरह की बातें कही गई थी और उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था।
उसके बाद कुछ वकीलों ने लगातार ये मामला सीजीआई की बेंच के सामने उठाया कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कोर्ट के फैसलों और पिछले निर्देशों के साथ साथ जो कानून मौजूद हैं कई राज्यों में, दिल्ली समेत, कि ऐसे स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ के वैक्सीनेट करके स्टेरलाइज करके वापस छोड़ा जाएगा, ना कि किसी डॉग शेल्टर में भेजा जाएगा। इस तरह की व्यवस्था दी गई है। तो इन लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का आदेश नहीं देना चाहिए था कि सारे कुत्ते शेल्टर होम्स में शिफ्ट कर दिए जाएं, क्योंकि ना तो शेल्टर होम इतने पर्याप्त मात्रा में है और ना ही स्टाफ है। तो उनका ये कहना था कि इसका नतीजा एक यही होगा कि ऐसे कुत्तों को मार दिया जाएगा, यहाँ से ले जाकर के, शहर से बाहर ले जाकर के मार दिया जाएगा। लेकिन अब दोनों ही पक्षों की अपनी मजबूत दलीलें हैं। सरकार इस बात को लेकर के लगातार, दिल्ली सरकार ये कह रही है कि ये वाकई एक गंभीर समस्या है और बच्चों और आम नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए इन कुत्तों को डॉग शेल्टर में भेजना शुरू भी कर दिया है एमसीडी ने इनकी धरपकड़ करते हुए। अब ये 3 जजों की पीठ क्या जस्टिस पारदीवाला के आदेश में बदलाव करेगी, ये सबसे अहम बात है। क्या इसमें शेल्टर होम्स की जो डायरेक्शन था उसको हटा दिया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, यही इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। क्योंकि वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन कराना ये जो आपके नगर निगम है उनकी बाकायदा जिम्मेदारी है। और कोर्ट की एक टिप्पणी भी थी कि ये इन लोगों की नाकामी की वजह से ऐसा हुआ है, जो कुत्तों की आबादी अनियंत्रित हो गई है। क्योंकि मौजूदा नियमों के मुताबिक इनको समय समय पर ऐसे डॉग्स को पकड़ के वैक्सीनेशन कराना चाहिए ताकि रेबीज ना फैले, और इनका स्टेरिलाइजेशन कराना चाहिए ताकि आबादी नियंत्रण में रहे। लेकिन देश भर में नगर निगमों की लापरवाही के चलते ये संकट खड़ा हुआ है। ये कोर्ट की भी टिप्पणी थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। 2 अहम बातें हैं विकास जो बताना चाह रहे थे कि एक बात तो ये कि कहीं ना कहीं जो आवारा कुत्ते हैं उनसे खतरा, लेकिन क्या एक सस्टेनेबल प्लान बनाया जाएगा इस लिहाज से, और कोर्ट इस पर क्या कुछ टिप्पणी देता है, वो आज देखना वो ही अहम होगा आंचल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ भी नजर आ रहा है। एक तरफ पशु प्रेमी है तो दूसरी तरफ समाज के वो लोग हैं जो कुत्तों के काटने से परेशान हो रहे हैं। और सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि लगातार एक जंग छिड़ी हुई है, जिसमें पक्ष में भी लोग बात रख रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष में भी रखते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल अब बात करेंगे हम अखबार जगत की, और प्रमुख खबरों को दिलचस्प अंदाज में प्रेस रिपोर्ट के जरिए हम आपके पास लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कई बार ऑफिस जाने की जल्दी होती है। हालांकि आज वीकेंड की शुरुआत है, लेकिन फिर भी तमाम अखबारों की सुर्खियां अब तक। तो पहली खबर क्या है संध्या, आप बताइए दर्शकों को। आंचल, पहली खबर की अगर हम बात करें तो ये है गगनयान से जुड़ी हुई, और गगनयान के लिए चलिए पहला भारत तैयार है। लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि किस तरह से कल लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हुई। हालांकि मॉनसून सत्र जो है ठंडक के लिए होता है मॉनसून, लेकिन किस तरह से हंगामा बरपा रहा था वो लगातार हमने देखा। और उसी से जनसत्ता अखबार से जुड़ी हुई हमने ये खबर ली है, जिसमें बताया कि हंगामा ही है बस बरपा। और लोकसभा की अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें आंचल, तो लोकसभा की उत्पादकता मात्र 31% रही है। हालांकि सत्ता पक्ष ने पूरी कोशिश की है कि जो अहम विधायी कार्य हैं उन्हें पूरा किया जाए, और हमने देखा कि कई अहम विधेयक पास भी हुए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो विधेयक भेजने थे वो भेजे भी गए, लेकिन लगातार जिस तरह से पूरे मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया, तो उस खबर को आज सभी प्रमुख अखबारों ने लिया है। और आपको बताएं कि इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि महज 31% लोकसभा की उत्पादकता, और राज्यसभा की अगर बात करें तो 39 यानी कि 39% ही उत्पादकता रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चाय पार्टी की बात कही थी, चाय पार्टी दी थी, उसमें भी विपक्ष का किस तरह से रुख रहा, उसे भी आज जनसत्ता अखबार ने लिया है। और वो भी बताया है कि संसद के मॉनसून सत्र के बाद जब प्रधानमंत्री के संग चाय पार्टी का विपक्षी सांसदों ने किस तरह से बहिष्कार किया, तो ये विपक्ष का रुख साफ तौर पर बताता है कि वो जनता के लिए खड़े हैं या फिर विपक्ष में है, इसलिए सिर्फ विपक्ष की बात करते हैं। बिल्कुल, और अगली खबर जो है वो एक सकारात्मक मोर्चे से है कि कैसे हम गगनयान का जो मिशन है इसरो से इसी दिसंबर में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये कितना बड़ा गेम चेंजर और क्रांतिकारी कदम साबित होने वाला है, जिसमें भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन ही होने वाला है। उसमें सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि इस मिशन की कुल लागत जो है वो 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है। अब अहम इसलिए भी है कि हमने देखा कि अंतरिक्ष से जुड़े विधेयक पर भी चर्चा की गई थी इस बार मॉनसून सत्र में, और एक सनराइजिंग पूरा सेक्टर है जब हम बात करते हैं स्पेस की, जिसमें वेंचर कैपिटलिज्म के साथ साथ जब आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लाने की बात करते हैं, तो कैसे ये पूरा का पूरा सेक्टर नौकरियों के लिहाज से, नवोन्मेष के लिहाज से आपके भारत के लिए आर्थिक प्रगति का सूचक बनकर तैयार खड़ा है। क्यों संध्या? और बिल्कुल उसके साथ साथ आचल एक और महत्वपूर्ण खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। बाधाएं आती हैं आए,
घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जी हां, नवभारत टाइम्स अखबार ने आज इसके साथ ये खबर प्रकाशित की है, क्योंकि बताया है कि किस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया, अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि तब पापा ने कहा था कि दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन डरकर रुकना नहीं है, और रुकना नहीं है इसीलिए अब हर विधानसभा में मुख्यमंत्री जो हैं वो जन सुनवाई करती हुई नजर आएंगी। बहुत अहम यहाँ पर है कि जिस तरह से रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कुछ ऐसा ही कह रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा। और कुछ ऐसा ही हो रहा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहां पहला रेलवे का वॉर रूम बनाया जाएगा। वहां लड़ाई नहीं होगी, लेकिन वहां टेक्नोलॉजी के लिहाज से, संध्या, अगर आप PNR स्टेटस जानना चाहते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ये तमाम जो समस्याएं हैं इनका समाधान लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास खड़ा है, और इसमें 24 घंटे आप मॉनिटरिंग कर पाएंगे। खास तौर पर जिस तरह से कई दुर्घटनाएं सामने आती हैं जब हम रेलवे क्रॉसिंग्स की बात करते हैं, उससे निजात मिलेगी, और कैसे हम पूरे रेल नेटवर्क को आधुनिक तकनीक और गुणवत्तापूर्ण टेक्नोलॉजी के साथ आगे लेकर जाएंगे, उस लिहाज से इस वॉर रूम को भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है, फिर अलग अलग राज्यों में से लेकर जाया जाएगा। तो प्रेस रिपोर्ट्स में आज हमने कोशिश की कि आप तक इन तमाम खबरों को रोचक अंदाज में लेकर आएं, लेकिन अखबारों की जगत से आप दुनिया भर का एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि वर्ल्ड रैप में खास क्या है, अंदाज रहेगा फटाफट। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर वार्ता शुरू करने का ऐलान कर दिया है, और इसके साथ ही गाजा में सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने की भी घोषणा कर दी है। लेकिन नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि संघर्ष विराम केवल उन्हीं शर्तों पर होगा जो इजराइल के लिए स्वीकार्य होंगे। खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जहां के कराची में एक पटाखा कारखाने में हुए धमाके में 34 लोग घायल हुए। ये धमाका इतना तेज था कि पड़ोस में स्थित दुकानों के शीशे टूटे। इसके बाद कई छोटे धमाके हुए। पुलिस अधिकारी सुमैया तारिक ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 4 लोगों की हालत गंभीर है। वहीं पश्चिमी कोलंबिया के कैली शहर में हुए बम विस्फोट में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हैं। राष्ट्रपति ने इस हमले के लिए रिवॉल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया गुरिल्ला समूह के गुटों को जिम्मेदार ठहराया है। बात पुर्तगाल की, जहां के जंगलों में लगी आग अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले एक हफ्ते में जंगलों में लगी आग की वजह से 3 लोगों की मौत। अब तक 6,77,000 एकड़ जंगल को अपनी चपेट में ले लिया गया है। वहीं अमेरिका के फ्लोरिडा में भी जंगलों में लगी आग लगातार फैलती जा रही है। फ्लोरिडा वन सेवा के अनुसार अग्निशमन कर्मी फ्लोरिडा एवरग्लेड्स में फैली भीषण आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फ्लोरिडा के ब्रोवार्ड काउंटी में आग 42,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैल चुकी है। वहीं अमेरिका के पूर्वी तट पर तूफान एरिन का प्रकोप जारी, जिससे खतरनाक लहरें, तीव्र धाराएं और तूफानी लहरें उठती हुई नजर आई। तूफान एरिन अटलांटिक में उत्तर की ओर बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने उत्तरी कैरोलिना के आउटर बैंक्स में और अन्य तटीय क्षेत्रों को लेकर चेतावनी दी है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि किस तरह से जीएसटी के स्लैब में थोड़ा परिवर्तन आया और आपकी जेब पर अब एक सकारात्मक असर पड़ेगा। करेंगे इस पर बात, जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। तरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। While progressive India is witnessing faster and wider national highways, encroachments are hampering movement at some places. The Rajmarg Yatra app empowers you to register a complaint, geotag a photo, track the status of the complaint, and get a solution in just one tap. With Rajmarg Yatra app, recharge FASTag and activate annual pass. Besides, get information about
about the nearest hospital, petrol pump and restaurant. Stay safe with over-speeding alerts. Report highway encroachment on Rajmarg Yatra app and contribute to nation building. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए, पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जिस तरह से हमने बताया था कि ब्रेक पर जाने से पहले कि हम बात करेंगे कारोबार जगत की, तो आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल के मंत्री समूह ने 5% और 18% के 2 स्लैब जीएसटी के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। और इस पर मेरी सहयोगी आंचल के पास चलते हैं, जो आपको ग्राफिक के जरिए विस्तार से बताएगी कि इसका आपकी जेब पर किस तरह से सकारात्मक प्रभाव नजर आएगा। शुक्रिया संध्या। तो आर्थिक अध्याय के तौर पर जीएसटी की शुरुआत हुई, जहां राज्यों के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में जो प्रस्ताव मंजूर हुआ, जैसे कि संध्या ने कहा, वो प्रस्ताव कैसे सकारात्मक असर डालने वाला है। अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या किया कि 5 और 18% का जो स्लैब है उसे मंजूरी दी। पहले 5, 12, 18 और 28% के स्लैब्स थे। 12 और 28% का जो स्लैब था, यानी कि जो वस्तुएं इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में आती थी, उन्हें खत्म किया गया। नए जीएसटी स्ट्रक्चर में होगा मेरिट और स्टैंडर्ड की दरें, यानी कि इन मेरिट और स्टैंडर्ड की दरों के आधार पर आप सामान ले पाएंगे। मेरिट में शामिल वस्तुओं और सेवाओं पर लगेगा 5% का टैक्स, यानी जिन वस्तुओं को इस तरह से शामिल किया जाएगा उन पर 5% का टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही स्टैंडर्ड में शामिल वस्तुओं और सेवाओं पर 18% का टैक्स, स्टैंडर्ड और मेरिट। और खास तौर पर एक एम्बिट तैयार करने की कोशिश की गई है, जिसमें सिन गुड्स पर 40% का टैक्स का प्रावधान। सिन गुड्स यानी जो कहीं ना कहीं थोड़े महंगे होते हैं, उनके प्रावधान के लिहाज से। वहीं जीएसटी परिषद सितंबर में इसका जो अंतिम निर्णय है, यानी जो पूरा मसौदा है, जो प्रारूप है, वो अंतिम निर्णय सितंबर में लिया जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो 2 स्लैब्स हैं, इसका प्रस्ताव आम जनता के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि आप इसे ऐसे समझिए कि किसानों और एमएसएमई जो कारोबारी हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। 5 और 18, यानी जो 12% वाले आर्टिकल्स थे वो 5% में आ गए, और जो 28% वाले आर्टिकल्स थे वो अब 18% में मिलेंगे। छोटे कारोबारियों को भी इस तरह से जब हम स्लैब्स को कम किया गया, यानी कि 2 स्लैब हटा दिए गए, उससे छोटे कारोबारियों को भी फायदा होगा, जिनको लगता था कि इस पर सबसे ज़्यादा मार पड़ती हुई नजर आएगी। और इस नए जीएसटी स्ट्रक्चर में जैसे कि मेरिट और स्टैंडर्ड की दरें यहाँ पर शामिल की गई, तो मिडिल क्लास के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत का काम करते हुए नजर आएंगे, जिसमें जिन तमाम सामानों पर, मान लीजिए कि अगर आपने कोई सामान खरीदा जिस पर 12% का टैक्स था, लेकिन क्योंकि अब उस स्लैब को ही खत्म कर दिया गया और मेरिट के लिहाज से अगर वो 5% के ब्रैकेट में आता है, तो उस पर आप सोचिए कि कीमत कम होगी, तो आपकी जेब से पैसे कम जाएंगे। और एक बड़े क्रांतिकारी अध्याय के लिहाज से जिस जीएसटी की शुरुआत लोगों को फायदा देने के लिए की गई थी, उसके मायने सिद्ध होते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। संध्या, ओवर टू यू। तो बिल्कुल विस्तार से हमारी सहयोगी आंचल बता रही हैं कि किस तरह से जीएसटी की जो 2 स्लैब प्रस्तावित की गई हैं, उससे किस तरह से आपको फायदा मिलेगा, किस तरह से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और आइए अब देख लेते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें हमारे स्पोर्ट्स ट्रैक में। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत का दमदार प्रदर्शन लगातार जारी। भारत ने 10 मीटर एयर राइफल मेंस टीम इवेंट में जीता स्वर्ण। रुद्रांश पाटिल, अर्जुन बबूता और किरण जाधव की तिकड़ी ने हासिल की कामयाबी। चीन ने रजत, जबकि दक्षिण कोरिया को मिला कांस्य पदक। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 की शुरुआत हुई। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का शुभारंभ किया। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का भव्य उद्घाटन 21 अगस्त को श्रीनगर स्थित शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में हुआ।
खेल मंत्रालय ने किसी भी खेल में भारत बनाम पाकिस्तान मैचों पर अपना रुख किया स्पष्ट। किसी भी द्विपक्षीय सीरीज पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा भारत, लेकिन मल्टीलैटरल और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में पाकिस्तान के साथ खेलने से टीम इंडिया को नहीं रोका जाएगा। अजय सिंह फिर बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। वो लगातार तीसरी बार इस पद पर विराजमान हुए। उन्हें लंबे इंतजार के बाद हुए चुनाव में जसलाल प्रधान को हराया है। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का ड्रॉ आया सामने। कार्लोस अल्कराज और नोवाक जोकोविच एक ही हाफ में 24 अगस्त से शुरू होंगे एकल मुकाबले। तो खेलों के बाद अब बात करते हैं आपके और हमारे शारीरिक फिटनेस को लेकर, हमारा खास सेगमेंट फिटनेस मंत्र। फरीदाबाद के अमृता अस्पताल ने महज 1 साल के भीतर 100 से अधिक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी पूरी कर एक अहम मुकाम हासिल किया है। इस अस्पताल में विश्व प्रसिद्ध मैको रोबोटिक सिस्टम की शुरुआत सितंबर 2024 में की गई थी और आज यह अस्पताल फरीदाबाद का पहला ऐसा मेडिकल सेंटर बन गया है जो टोटल नी और टोटल हिप रिप्लेसमेंट जैसी अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक के जरिए सर्जरी करता है। इसके जो ऐसे पॉइंट जो और जगह नहीं है, एक तो ये नी हिप की दोनों की सर्जरीज करता है जो और सिस्टम में नहीं है। इसके अंदर हैप्टिक बाउंड्री नाम का एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप टिश्यूज़ को एक्सेसिव नहीं काटते, आप कंट्रोल कर लेते हो मुझे कितना टिश्यू काटना है। तो जो प्लान है वही एग्जीक्यूट होता है। ज़्यादा इंजरी ना होने की वजह से पोस्ट सर्जरी का पेन कम हो जाता है, रिकवरी फास्टर है। कुछ लैंडमार्क्स हैं पेशेंट के, जैसे सीढ़ी कब चढ़ता है, वॉकर कब छोड़ता है, ये जल्दी आते हैं और पेशेंट इंडिपेंडेंट जल्दी हो पाते हैं। यह है 76 साल के श्यामलाल बंसल। श्यामलाल को घुटने की समस्या थी, चलने फिरने में परेशानी हो रही थी। श्यामलाल ने अपने घुटने की रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई और अब पूरी तरह से अपने पैरों पर चल रहे हैं। मैं चलता था, मेरे से चला नहीं जाता था, मेरा जैसे ना वो ऐसे ऐसे हिलता ऐसे ऐसे मेरा हो रहा था और मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद टायर्डनेस हो जाती, थक जाता था, बैठ जाता था। अब सर्जरी के बाद अब मेरे को 5 महीने हो गए सर्जरी करवाए हुए। मेरे पहली बात तो ये है, मेरे एक दिन भी पेन नहीं हुआ फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग। पहले दिन फर्स्ट डे भी पेन नहीं हुआ और उसके बाद 15 दिन के बाद जब मैं डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए आया तो मैं विदाउट स्टिक विदाउट वॉकर इनके ऑफिस में मैं पैदल चल के गया। पिछले 6 दशकों में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ने लंबा सफर तय किया है। साधारण इम्प्लांट डिजाइन से लेकर 1990 के दशक की कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी तक और अब रोबोटिक्स, जिसने पूरी दुनिया में नया स्वर्णिम मानक स्थापित किया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के बदौलत अस्पताल ने न सिर्फ ये तकनीक शुरू की बल्कि फरीदाबाद में पहली बार मैको रोबोटिक असिस्टेड नी और हिप रिप्लेसमेंट भी किया। इस तरह के अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए श्यामलाल जैसे मरीज अपने पैरों पर खड़े होकर अपने जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। फरीदाबाद से डीडी न्यूज के लिए नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो आंचल, कैसे तकनीक जो है वो अब आपके स्वास्थ्य में भी सहायक हो रही है, साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार घुटनों को लेकर के या कमर के दर्द को लेकर के लोग इस समय कितने परेशान होते हैं और ऐसे में तकनीक कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोई ऐसी तकनीक होती जिस तरह से रोबोटिक्स में नी और हम हिप रिप्लेसमेंट की बात करें, इंजेक्शन भी लगता और दर्द ना होता, कुछ ऐसी भी आनी चाहिए। चलिए वक्त एक हम ले लेते हैं कि अब मौसम का मिजाज किस तरह का है, क्या है आपके शहर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
और नया सवेरा में वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक के सेंट मैरी द्वीप की कुछ मनमोहक झलकियाँ। क्यों संध्या? बिल्कुल आंचल, और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपका मन निश्चित तौर पर मोह लेगी। तो आप लीजिए इन खूबसूरत दृश्यों का आनंद। मुझे, मेरी सहयोगी आंचल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।